मैं डॉक्टर बप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटिश संविधान में अभिसमों की महत्व, अर्थ, परिभाषा आदि के संबंध में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं। संविधान के अभिसमय जिन्हें मिल ने संविधान के अलिखित नियम, डायसी ने संवैधानिक अभिसमय और एनसन ने संवैधानिक परंपराओं की संज्ञा दी है। परिभाषाएं। प्रोफेसर डायसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। उन्होंने इसकी पूर्ण परिभाषा देते हुए कहा है कि संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों अथवा पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। प्रोफेसर आग के अनुसार अभिसमय उन समझौते, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर ही बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों पर और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। उपरोक्त परिभाषा का अवलोकन करें तो अभिसमय के 3 लक्षण बताए जाते हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती हैं। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तभी उनका रूप अभिसमय का होता है। नंबर 2, अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, वरन उनका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है। अभिसमयों का वर्गीकरण। महत्वपूर्ण अभिसमयों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, राजपद से संबंधित अभिसमय। इसमें भी विभिन्न प्रकार के अभिसमय हैं। नंबर 1, सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। नंबर 2, सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 3, अभिसमयों के आधार पर सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। नंबर 4, सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। नंबर 5, पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 2, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। नंबर 2, संसद में किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोक सदन को विघटन कर दिया जाए। नंबर 3, अभिसमय के अनुसार कि किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल के लिए त्यागपत्र करना आवश्यक नहीं है। नंबर 4, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से ही लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। नंबर 5, यह भी अभिसमय है कि मंत्रिमंडल यह सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोक सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। नंबर 3, अभिसमय। संसद के 2 सदन होंगे, लोक सदन और राज्यसभा। ये बात अभिसमय पर आधारित है। सेकंड, सम्राट वर्ष भर में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाए और संसद के प्रथम अधिवेशन के दूसरे अधिवेशन के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 3, लोक सदन के अध्यक्ष के संबंध में यह परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने से पूर्व उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागनी होगी। निर्वाचन से पूर्व लोक सदन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया
किया जाता है और वह जब तक चाहे लोक सदन का अध्यक्ष रह सकता है। नंबर 4, प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन हो चुकने के बाद ही उस सदन में मतदान हो सकता है। जब 5, जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका है तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होता है। नंबर 4, लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित अभिसमय। कुछ अभिसमय ऐसे भी हैं जिनका उद्देश्य प्रशासक के कार्यों और निर्वाचनों के निर्णय के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इस संबंध में यह समय अभिसमय है कि शासन द्वारा किसी महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय पर उस समय तक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए निर्वाचकों से आदेश ने प्राप्त कर लिए हों। आदेश अभिसमय की यह बात लोक प्रभुत्व के अवधारणा पर आधारित है। अभिसमयों के पालन करने के कारण। अभिसमयों का पालन निम्न कारणों से किया जाता है। जेनिंग्स का कहना है कि अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं है, उनका अस्तित्व इसलिए है कि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं। नंबर 1, उपयोगिता। शासन व्यवस्था में उपयोगी होने के कारण अभिसमयों का पालन किया जाता है। ब्रिटेन की समस्त शासन व्यवस्था विशेष रूप में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था अभिसमयों पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए यह अभिसमय ही है कि लोक सदन का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या नए चुनाव कराए। नंबर 2, ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता। अभिसमयों को लोकमत की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ ही ब्रिटिश जनता का राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है और इसी कारण अभिसमयों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 3, लोकमत की शक्ति। अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है कि उनके पीछे लोकमत की शक्ति होती है। लोकतंत्रात्मक में शासन में अंतिम शक्ति जनता की शक्ति पर ही निर्भर करती है और इसी कारण जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार अभिसमयों का उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती है। नंबर 4, ब्रिटिश जाति का स्वभाव। ब्रिटिश नागरिक परंपरा प्रिय एवं रूढ़िवादी हैं और वे अभिसमयों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही इनका पालन करते हैं। नंबर 5, राजनीतिक दलों में मतैक्य। ब्रिटेन के वर्तमान राजनीतिक दलों में ब्रिटेन के आधारभूत राजनीतिक ढांचे के संबंध में मतैक्य भी इन के पालन का एक कारण है। ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व दल इन अभिसमयों पर सहमत और इनका पालन करते हैं। नंबर 6, मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। अभिसमयों के पालन के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी दिखाई पड़ता है। ब्रिटिश नागरिकों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे नियम लिखित हों अथवा अलिखित, विधि हों या अभिसमय। जेनिंग्स का कहना है कि शासन की सहकारी कार्य है और केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्रवाई का उपबंध नहीं कर सकते। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व। ब्रिटिश में अभिसमय संविधान की आत्मा ही है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, अभिसमय ब्रिटिश संविधान के विकास में सहायक। इंग्लैंड में लंबे समय तक राजतंत्र व्यवस्था कायम थी। आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। संविधान के इस विकास का कुछ क्षेत्र जहां मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट जैसे कुछ अधिकार पत्रों को दिया जा सकता है, वहां अधिकांश में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं द्वारा ही हुआ है। सम्राट मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो। डॉक्टर फाइनर ने कहा है, राजतंत्रीय संविधान को लोकतंत्रीय संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना
पसंद नहीं किया, वे परंपराओं के विकास पर निर्भर रहे हैं। नंबर 2, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। परंपराएं संविधान के विकास में सहायक रही हैं, अपितु उसे कार्य रूप भी प्रदान करती हैं। ब्रिटेन में सम्राट कानून संप्रभु है तथा मंत्रिमंडल संसद व अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है और इस परंपरा के कारण ही राजनीतिक संप्रभु तथा कानूनी संप्रभु में सामंजस्य बना हुआ है। आग तथा जिंक के शब्दों में कहा जा सकता है कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। कानून संविधान को कार्य रूप देती है और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। नंबर 3, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। बहुत बार बहुमत का अत्याचारी शासन कहकर पुकारा जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि जैसा कि हियर कहते हैं, अभी समय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, प्रजातंत्र जनता का शासन कहते हैं। नंबर 4, शासन व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना। परंपराएं शासन को सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होंगे, जिससे कानून निर्माण में जल्दीबाजी की आशंका नहीं रहती। इसी प्रकार इस परंपरा से कि लॉर्ड सभा की बैठकों में जिनसे वह न्यायालय के रूप में कार्य करे, कानूनी लॉर्ड को भी सम्मिलित होना चाहिए। इससे न्याय कार्य ठीक प्रकार से चलता रहता है और इस बात की आशंका भी नहीं रहती कि अनभिज्ञ सदस्य न्याय कार्य को फेल बना दे। नंबर 5, राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाना। अभिसमों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है और अभिसमों के आधार पर ही राष्ट्रमंडल के सदस्यों की सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना को बनाए रखना संभव हो सका है। जेनिंग्स कहते हैं, ब्रिटेन में जनसंप्रभुता की धारणा को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय अभिसमों को ही प्राप्त है। कानून और अभिसमय में भेद। अभिसमों को इंग्लैंड में कानून की भांति ही पालन किया जाता है, लेकिन कानून और अभिसमय में महत्वपूर्ण भेद है। कानून और अभिसमय में निम्न प्रकार के भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1, रूप के आधार पर। कानून लिखित रूप में होता है, अभिसमय अलिखित रूप में होता है। कानून लिखित रूप में होने के कारण सर्वविदित होता है और उन्हें सभी जानते हैं, किंतु अभिसमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है। नंबर 2, निर्माण के आधार पर। कानून किसी कानूनी निर्मात्री सभा की इच्छा पर निर्मित होते हैं, जिसका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है। अभिसमय उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं, जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और यह व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है, तो कालांतर में यह अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, निश्चितता के आधार पर। कानूनों में निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है। अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उन्हें लागू करने का कोई विशेष समय नहीं होता है। नंबर 4, स्वीकृति के आधार पर। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और उन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्तियों को कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और अवज्ञा करने पर वह दंड का भागी होता है। अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बल होता है, अभिसमय के पीछे मात्र नैतिक शक्ति का। इसी कारण अभिसमय को राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र कहा जाता है। कानून और अभिसमय में उपरोक्त भेद मात्र सैद्धांतिक है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, ब्रिटेन में अभिसमय का कानून के समान ही पालन किया जाता है। जेनिंग्स ने लिखा है कि क्या कानून और क्या अभिसमय है, ये मुख्यतया पारिभाषिक प्रश्न हैं। इनके उत्तर केवल उन्हीं को ज्ञात हैं जिनका कार्य उन्हें ज्ञात करना है। जनसाधारण के लिए इस बात का कोई नियम न्यायिक अधिकारियों द्वारा मान्य या नहीं कोई विशेष महत्व नहीं होता।